इस बार गणतंत्र दिवस पर जब पूरा भारत देशभक्ति में डूबा हुआ था, जब आप सब लोग भी लगातार अपने देश भक्ति में डूबे हुए थे, एक दूसरे को संदेश दे रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि आप अपने देश को कितना प्यार करते हैं, उस समय हमारे ही देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है हामिद अंसारी, अमेरिका में एक भारत विरोधी मंच पर भारत के ही लोकतंत्र के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ठीक उसी दिन यानी कल जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस समय भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कह रहे थे कि यहां धर्म के आधार पर असहनशीलता बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हैं। कहीं हमें शक होता है कि कहीं पर कोई हमला ना हो जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं कोई विस्फोट ना हो जाए, और इसके लिए हमारे सुरक्षा बल चारों तरफ तैनात भी रहते हैं। आपने देखा होगा हर बार स्वतंत्रता दिवस से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब हमारे देश में बैठे हमारे अपने ही लोग भारत विरोधी विचारों से विस्फोट करते हैं, तो उससे पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है और भारत एक कमजोर और बटा हुआ देश दिखाई देता है। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि भारत के मुसलमानों को हामिद अंसारी को अपना आदर्श मानना चाहिए या गुलाम नबी आजाद और आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेताओं को अपना आदर्श मानना चाहिए। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेनी चाहिए या हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को अपना नायक मानना चाहिए, और इनमें से इस्लाम का सच्चा अनुयायी कौन है? हामिद अंसारी ने भारत के खिलाफ यह वैचारिक विस्फोट उस समय किया जब देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। सोचिए, दिन भी चुना तो कौन सा। यह एक वर्चुअल कार्यक्रम था जिसका आयोजन अमेरिका की छोटी बड़ी कुल मिलाकर 17 संस्थाओं ने किया था, और इन संस्थाओं में ज्यादातर वो हैं जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिन संस्थाओं के डीएनए में ही भारत विरोधी विचार मिले हुए हैं, हामिद अंसारी ने इस कार्यक्रम में भारत के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ, उस देश के खिलाफ जहां पर वो 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, उस देश के खिलाफ उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि भारत में धर्म के आधार पर असहनशीलता बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिशें हो रही हैं और धार्मिक बहुमत वाली आबादी को राजनीति में एकाधिकार देकर असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा रहा है। यहां पर बहुमत वाली आबादी से उनका मतलब हिंदुओं से है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि भारत की मौजूदा व्यवस्था और ट्रेंड्स को राजनीतिक और कानूनी रूप से चुनौती देने की आवश्यकता है। यानी वो इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्थाओं से भारत के खिलाफ एकजुट होकर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये सारी संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को चुनौती दें। बावजूद इसके कि भारत में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है और आज भी हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार काम कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हामिद अंसारी को ना तो हमारे चुनावों पर कोई भरोसा है, ना ही हमारे देश के वोटर्स पर और उनकी मर्जी पर कोई भरोसा है, ना ही हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर उन्हें कोई भरोसा है। तो जब उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं रहा, तो सोचिए वो किस मुंह से ये सारी बातें कर रहे हैं। अब राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का मतलब क्या है, यह भी समझिए। इसका मतलब है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो सरकार अभी केंद्र में है, यानी मोदी सरकार, उसे हटाना और उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संघर्ष करके उसे बदनाम करना। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority
and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. आप सब लोग हामिद अंसारी को जानते हैं, पहचानते हैं। अगर हम इस वीडियो से उनका चेहरा हटा दें और उनका नाम हटा दें और दुनिया भर में किसी को भी उनकी ये बातें सुनाएं, उनका ये ऑडियो सुनाएं या इस वीडियो को भी दिखाएं, तो दुनिया के ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्ति भारतीय तो हो ही नहीं सकता। ये जरूर किसी दुश्मन देश का कोई नेता है। हो सकता है ये कोई पाकिस्तान का नेता है जो भारत के बारे में इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के नेता ही अक्सर भारत के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। और हामिद अंसारी ने ये बातें करके आज बता दिया कि वो पहले एक असंतुष्ट मुसलमान हैं, बाद में एक भारतीय हैं और भारत के एक पूर्व उपराष्ट्रपति की क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होते हैं, ये तो उन्होंने भुला ही दिया। वैसे तो जब कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनता है तो वो सक्रिय राजनीति से दूर हो जाता है और राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हामिद अंसारी ने ये बता दिया है कि उन्होंने तो रिटायर होने के बाद भी राजनीति करना छोड़ा नहीं है और आज भी वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हामिद अंसारी अकेले नहीं थे, उनके अलावा स्वरा भास्कर नाम की एक एक्ट्रेस थी। बेंगलुरु के आर्क बिशप पीटर मचाडो भी इसमें शामिल थे और ये वही आर्क बिशप हैं जो भारत में ईसाई धर्म के लोगों को खतरे में बता चुके हैं। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है कि मुसलमान खतरे में है, दूसरा व्यक्ति है जो कह रहा है कि ईसाई भी खतरे में है। आप इन लोगों को हमारे गणतंत्र के टाइम बॉम्ब भी कह सकते हैं। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सब कुछ कंट्रोल में था, शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस निकल गया। लेकिन आज पता चलता है कि नहीं, एक विस्फोट हुआ है और एक जगह हमारे ये टाइम बॉम्ब जो थे ये फट गए हैं। तो हमारे ही अपने देश में किसी ने टाइम बॉम्ब प्लांट किए हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हमेशा कड़ी सुरक्षा की जाती है। इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती होती है और वो सारे उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके, सर्विलांस होता है। लेकिन सोचिए, ऐसे लोगों का क्या जो देश के खिलाफ भारत विरोधी संस्थाओं के साथ मिलकर वैचारिक विस्फोट करते हैं, धमाका करते हैं। इन्हें आप कौन सी उपकरण से इनका सर्विलेंस कर सकते हैं, इन्हें किस बंदूक से आप हटा सकते हैं? ऐसे लोगों को भारत कैसे रोकेगा, आज ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोग हमारे अपने ही देश के नागरिक हैं, हमारे अपने ही देश में बैठे हैं। इन पर कोई हथियार काम नहीं करेगा। इस देश ने हामिद अंसारी को वो सब कुछ दिया जो भारत को एक सहनशील और धर्मनिरपेक्ष देश साबित करता है। हामिद अंसारी एक मुसलमान है, सच्चे मुसलमान अपने आप को बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो एक डरे हुए मुसलमान है। लेकिन फिर भी इस देश ने उन्हें 10 साल तक उपराष्ट्रपति बनाकर रखा। इस देश के 10 साल तक वो उपराष्ट्रपति रहे। इस नाते वो राज्यसभा के सभापति भी रहे। इसके अलावा वो यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त भी रह चुके हैं, क्योंकि वो पहले फॉरेन सर्विसेज में थे। और वर्ष 1984 में उन्हें इसी देश में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज हम हामिद अंसारी से पूछना चाहते हैं कि हमारी आव भगत में कहां कमी रह गई, हमारे आदर सत्कार में कहां कमी रह गई? ऐसी कौन सी चीज है जो इस देश ने आपको नहीं दी? सब कुछ तो आपको दिया और उसके बाद भी आप इतने नाराज हैं, उसके बाद भी आप इतने असंतुष्ट हैं, उसके बाद भी आप अपने देश का विदेशी मंचों पर जाकर अपमान कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आप इस देश के 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन आज वो अचानक से इस देश को सांप्रदायिक बता रहे हैं। और अगर भारत वाकई में सांप्रदायिक है तो एक मुसलमान होते हुए हामिद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति 1-2 नहीं बल्कि 10 साल तक कैसे बने रहे? हमें लगता है कि इस देश ने हामिद अंसारी को जो सम्मान दिया, उसी सम्मान की थाली में आज उन्होंने
छेद करने का काम किया है। और इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती कि आज भी हामिद अंसारी जैसे व्यक्ति इस देश से सब कुछ हासिल करके उसी को बदनाम कर रहे हैं। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि हामिद अंसारी ने जिस कार्यक्रम में ये सारी बातें कही, उस कार्यक्रम का आयोजक कौन था, यानी ये जो मंच था ये किसका था। ये एक वर्चुअल कार्यक्रम था और ये अमेरिका की 17 संस्थाओं ने मिलकर आयोजित किया था और इनमें से ज्यादातर संस्थाएं भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए मशहूर हैं। इनमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जेनोसाइड वॉच जैसे संगठन प्रमुख हैं। सबसे पहले आपको IAMC नाम की संस्था के बारे में बताते हैं। हाल ही में त्रिपुरा की सरकार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था जिसमें इसी संस्था पर गंभीर आरोप लगाए और यह एफिडेविट आज मैं अपने हाथ में अपने साथ लेकर आया हूं। ये रहा। इसमें लिखा है, ऐसे कई सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि भारत के खिलाफ IAMC और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मिलकर साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह संस्था पाकिस्तान स्थित जमाते इस्लामी संगठन से भी मिली हुई है जिस पर भारत में धार्मिक माहौल बिगाड़ने के आरोप हैं। पिछले साल जब त्रिपुरा में हिंसा भड़की थी तब इसी संस्था के लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत यह फेक न्यूज फैलाई गई कि त्रिपुरा में मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल ये एक बड़ी खबर बनी थी और इस खबर की वजह से बहुत अफरा तफरी का माहौल देश में पैदा हो गया था। कई जगह पर इस फेक न्यूज की वजह से दंगे भी हुए थे। एफिडेविट पढ़ के भी आपको बता देता हूं। It has also come to light in the course of investigation in the said case that there is an organization in the list, namely IAMC, Indian American Muslim Council, against whom there is information of connivance with Inter-Services Intelligence, ISI of Pakistan, and it has links with Pan-Islamist Network, Jamaat and terror-linked groups. अब आप सोचिए, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला IAMC के संस्थापक शेख उबैद पर यह आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर फंड्स जुटाए और बाद में इस फंड का इस्तेमाल अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं, उसमें भारत को ब्लैकलिस्ट कराने की इन्होंने कोशिश की और उस कोशिश के लिए इन्होंने ये पैसा खर्चा किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस संगठन से कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। इसके अलावा रशीद अहमद नाम का व्यक्ति जो इस संस्था का मौजूदा अध्यक्ष है, वो वर्ष 2017 और 18 में इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम की संस्था का भी प्रमुख था, जिसने कोरोना महामारी के दौरान भारत की मदद के लिए करोड़ों रुपए का चंदा जुटाया और बाद में इसका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया। अब सोचिए, हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक ऐसी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए जो भारत को तोड़ने का सपना देखती है। इस कार्यक्रम के आयोजकों में एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का एक एनजीओ भी था जिसने सितंबर 2020 में भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। आपने एमनेस्टी का नाम तो सुना ही होगा। ब्रिटेन के इस एनजीओ पर आरोप है कि उसने विदेशों से मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स की जानकारी भारत सरकार से छिपाई और वो सारा पैसा भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने में लगाया। उदाहरण के लिए, यह संस्था जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ कैंपेन चलाती रही है। 26/11 के हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और 93 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के समर्थन में भी इसी संस्था ने दुनिया भर में अभियान चलाया था और अर्बन नक्सल्स के साथ भी यही एनजीओ काफी सक्रिय रहा है। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर भी इसी संस्था ने खूब बयान जारी किए थे और यह विशेष तौर पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने के लिए काम करती रही है। इस कार्यक्रम में अमेरिका के भी 4 सांसद सेनेटर्स शामिल हुए और इनकी बातों का सार यह था कि भारत में वाकई धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। वहां पर एक कांग्रेसमैन जिनका नाम है एंडी लेविन, उन्होंने इस दौरान अमेरिका के एक एनजीओ जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उस फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को कोट किया जिसमें पिछले साल भारत को स्वतंत्र देशों की सूची से हटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की सूची में डाला गया था। और ऐसा करने के पीछे जो कारण बताए थे उनमें से एक कारण यह भी था कि भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर कार्रवाई हुई थी, रेड पड़ी थी। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसने ये भारत विरोधी मंच, वही एमनेस्टी इंटरनेशनल अब इस मंच को तैयार कर रहा है।
अब आप शायद पूरी कहानी समझ गए होंगे कि ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि हमारे ही देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टर्म तो बार बार सुना ही होगा। लोगों को बड़ा चुभता है, ये बहुत बुरा लग जाता है जब हम ये बात कहते हैं, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, ये जो नाम पड़ा है, ये किसी आधार पर ही पड़ा है। हामिद अंसारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी बातें करते हैं, लेकिन निजी जीवन में इसी देश से मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं का इस्तेमाल भी करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हामिद अंसारी के बारे में। दिल्ली में उनका आजकल पता है, जहां पर वो रहते हैं, 31 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड। ये एक सरकारी बंगला है जो उन्हें सरकार ने दिया है। 1.5 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1.5 एकड़ का बंगला दिल्ली के हार्ट में, जहां पर दिल्ली की जो सबसे अच्छा इलाका है वहां पर। ये उनके घर की तस्वीरें हैं। इस बंगले के रखरखाव का पूरा खर्च सरकार देती है। हामिद अंसारी के तमाम टेलीफोन बिल्स, उनके स्टाफ की पूरी तनख्वाहें, उनके दफ्तर का खर्चा, उनके हर महीने मिलने वाली पेंशन, उनके बिजली पानी का खर्चा, सभी यात्राओं के लिए, जो चाहे वो हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, गाड़ी से जाएं, सारा खर्चा भारत सरकार देती है। यानी हामिद अंसारी इस देश की तमाम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वालों का साथ भी दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी हामिद अंसारी को हमारे देश के कई लोग अपना आदर्श मान लेते हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि भारत के मुसलमानों को अपना आदर्श किसे मानना चाहिए, क्योंकि हामिद अंसारी आज भारत के मुसलमानों के ही प्रतिनिधि बने हुए हैं और उन्हीं के नाम पर बड़े बड़े मंचों पर भारत की बदनामी कर रहे हैं और लोगों को यह बता रहे हैं कि मैं खुद एक मुसलमान हूं, और इंप्रेशन ये देते हैं कि भारत के मुसलमान इनके साथ हैं। लेकिन आज हम भारत के मुसलमानों से पूछना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं? क्या आप वाकई हामिद अंसारी जैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि मानते हैं जो भारत के खिलाफ बात करते हैं? इस्लाम में तो यह कहा गया है कि आप अपने देश के प्रति हमेशा लॉयल रहिए, वफादार रहिए। तो आज आपको यह तय करना है दो तस्वीर। आप हामिद अंसारी को अपना प्रतिनिधि मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं? जिस सड़क पर हामिद अंसारी का घर है आजकल, वो सड़क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही है। आप किसे अपना मॉडल मानते हैं? उन्हें जो मुसलमान होते हुए भी इस देश की विविधता और इसके गौरव के लिए समर्पित रहे, जैसे डॉक्टर कलाम, या फिर हामिद अंसारी जो आज भी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस देश में 3 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो मुसलमान थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हमारे देश के मुसलमान इन्हें अपना आदर्श नहीं मानेंगे? हमारे देश के मुसलमानों को आज यह तय करना है कि वो इन्हें अपना आदर्श मानते हैं या वो हामिद अंसारी जैसे लोगों को अपना नायक मानते हैं। वो किसकी बात मानेंगे? हम आपको यहां पर एक नाम और आज बताएंगे, और वो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण देने का ऐलान हुआ है। गुलाम नबी आजाद और हामिद अंसारी दोनों एक ही पार्टी से आते हैं और उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। एक ही विचारधारा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कभी इस देश के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला, किसी विदेशी मंच पर जाकर अपने देश की आलोचना नहीं की। उन्होंने इस देश के लिए जो कुछ भी किया ईमानदारी के साथ किया, और वो तो उसी जम्मू कश्मीर से आते हैं जहां पर बड़े बड़े मुसलमान नेता आजकल राजनीति कर रहे हैं। और कभी भी गुलाम नबी आजाद ने यह नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मिल जाना चाहिए, और मुसलमान होते हुए भी उन्होंने इस देश की उतनी ही सेवा की जितना कोई दूसरा नेता करता है। वो धर्म को बीच में कभी लाए नहीं अपनी राजनीति के। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मुझे वोट इसलिए दीजिए क्योंकि मैं मुसलमान हूं, और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुसलमान लोग मुझे वोट दें और हिंदू ना दें। उन्हें हिंदुओं ने भी वोट दिया है। इसलिए आज यह तय करने का दिन है कि इस देश को गुलाम नबी आजाद जैसे नेता चाहिए या हामिद अंसारी जैसे लोग आपको चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान इस समय केरल के राज्यपाल हैं। गुलाम नबी आजाद की तरह केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। क्या वैसे नेता भी हैं जो मुसलमान होते हुए भी इस देश को तोड़ने की बात कभी सपने में भी नहीं करेंगे? लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के कुछ लोग हामिद अंसारी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उन्हें अपना दिल दे बैठे हैं, जो देश को ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां आतंकवादी हाफिज सईद उनका इंतजार कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रमुख मुल्ला अखुंदजादा का समर्थन किया जाता है। लोग इस्लाम के नाम पर यह सब कर रहे हैं, और भारत में देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार शर्जील इमाम जैसे लोगों को हमारे ही देश के कुछ लोग अपना नायक बता रहे हैं।
यानी ये साबित करने की कोशिश होती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ही शायद असली इस्लाम है और भारत के तमाम मुसलमानों को यह पूरा हक है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकें और अपने देश को तोड़ने की बात कर सकें, जबकि इस्लाम इसकी बात कभी नहीं करता। इस्लाम धर्म तो यह कहता है कि आप अपनी मातृभूमि और अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहिए। लेकिन क्या हामिद अंसारी अपनी वफादारी निभा रहे हैं? हामिद अंसारी जैसे लोगों की वजह से ही भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। कल आपको पूरी कहानी हमने सुनाई थी और कल गणतंत्र दिवस इसीलिए तो हम मनाते हैं क्योंकि उसी गुलामी से बाहर निकल कर आए थे हम। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल मिलाकर 20,000 ब्रिटिश अफसरों और सैनिकों ने 30 करोड़ भारतीयों को 2 सदियों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। सोचिए, अंग्रेज सिर्फ 20,000 थे और हम 30 करोड़ थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश को आजादी पाने में वर्षों लग गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा देश संगठित नहीं था, एक नहीं था और हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। जबकि अंग्रेज संख्या में सिर्फ 20,000 होते हुए भी एकजुट थे और उनका मकसद साफ था, लक्ष्य स्पष्ट था और वो था भारत पर शासन करना। और वो जानते थे कि इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने राजनीतिक फायदों के लिए उनकी गोदी में बैठ जाएंगे। वरना सोचिए, ये कैसे मुमकिन होता कि केवल मुट्ठी भर अंग्रेजों ने करोड़ों भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर रख लिया। और ये बात हम अपने आप से नहीं कह रहे, बल्कि ये ब्रिटेन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में ये बात लिखी हुई है। वो लेख भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में वो लेख है, पढ़कर आपको सुना देता हूं। ब्रिटिश रूल फ्रॉम द टाइम after the mutiny is often called the Raj. During this period, a tiny number of British officials and troops, about 20,000 in all, ruled over 300 million Indians. This was often seen as evidence that most Indians accepted and even approved of British rule. There is no doubt that Britain could not have controlled India without the cooperation of Indian princes and local leaders, as well as huge numbers of Indian troops, police officers, civil servants, etc. तो जो खास बात है वो ये कि वो ये भी ये मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन के ये जो 20,000 लोग हैं ये भारत पर काबू नहीं कर सकते थे, भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जब तक कि भारत के जो प्रिंसेस थे, यानी भारत के जो नवाब थे, भारत के जो राजा महाराजा थे और भारत के जो लोकल नेता थे, जब तक उनका सहयोग ना होता तो अंग्रेज कैसे यहां पर अपना कब्जा जमा पाते। तो भारत के ही लोगों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया, भारत के राजे रजवाड़ों ने उन्हें सहयोग दिया, हमारे नेताओं ने उन्हें सहयोग दिया। और ये कहते हैं कि हमारे ही बड़ी संख्या में इंडियन ट्रूप्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तभी मुट्ठी भर अंग्रेज इस 30 करोड़ देश के मालिक बन गए। आज जब हामिद अंसारी की बात हो ही रही है तो आपको उनकी एक चर्चित तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जो वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह की है। उस समय वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। इस समारोह में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और सलामी मंच पर उनके साथ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उस समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद थे। तब राष्ट्रगान के दौरान इस मंच पर मौजूद भारत के सभी नेता अपने झंडे को सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन हामिद अंसारी ने ऐसा नहीं किया था। और यह तस्वीर उनके पूरे चरित्र के बारे में आज आपको सब कुछ बता देगी। वैसे प्रोटोकॉल के तहत उन्हें उनके लिए सैल्यूट करना अनिवार्य नहीं था, चाहते तो नहीं भी करते, लेकिन सोचिए राष्ट्रगान के दौरान अपने झंडे को सैल्यूट करने में क्या किसी को परेशानी हो सकती है। तमाम लोग कर रहे हैं। बराक ओबामा का हम मान सकते हैं क्योंकि वो विदेशी हैं, लेकिन हमारे अपने तमाम लोगों ने सैल्यूट किया, सबके हाथ माथे पर हैं, लेकिन हामिद अंसारी ऐसे ही खड़े रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.